इक्वेटर पे कर ली। फिर हमने ये भी एक डिफाइन किया था कि अर्थ की एंगुलर स्पीड कितनी होगी या टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब रोटेशन कितना होगा एक्चुअली अगर इक्वेटर पे अपैरेंट वेट 0 हो जाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिलते इस टॉपिक के ऊपर, है ना, बट कुछ तो मिलते हैं, तो एक आधा तो कर ही लेते हैं हम लोग भी। चलो देखो, इफ एंगुलर स्पीड, है ना, इफ एंगुलर स्पीड of Earth about its axis is such that the apparent weight at equator is 0, then find apparent acceleration due to gravity at latitude of 30 डिग्री। चलो बेटा जी सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। फिर g/4। बिल्कुल ठीक है जी। देखो जी, इफ apparent weight at equator is 0, तो बेटा अगर apparent weight इक्वेटर पे 0 है तो ओमेगा स्क्वायर आर किसके बराबर हो जाता है, जी के। ठीक है जी। अब एक चीज देखो ना बड़ी सीधी सी, एस किसी भी और प्लेस पे जी अपेरेंट आप कैसे डिफाइन करते हो, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा से, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जी ही हो गया कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि लैटिट्यूड 30 डिग्री दिया ना बेटा। हाँ भाई कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो जी माइनस 3g/4 कितना हो गया, g/4। तो इस लैटिट्यूड के ऊपर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रह जाएगी, g/4 के बराबर। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। आओ जी, अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सर एक बार पिछली स्लाइड शो कर दो। ग्रेविटेशनल, ठीक है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये देखो जी क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो देखो बेटा हमने ना देखो पोटेंशियल एनर्जी तो पहले भी डिफाइन की हुई है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुन रहे हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिफाइन किया था वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। हमने ये कहा था कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंगली आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। और डेफिनेशन हमने ना पोटेंशियल एनर्जी की नहीं दी थी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की दी थी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ, हाँ भाई, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अल्लाह भाई नॉन कंजर्वेटिव पे आ गया, कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, सॉरी है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव के लिए कर ही नहीं सकते। अब देखो बाय डेफिनेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, टू बी मोर स्पेसिफिक ना, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे पास है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां जहां पे हम लोग नए नए कंजर्वेटिव फोर्सेस ढूंढते रहते हैं, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए नया नहीं है, पर ये है कि पहले हमने आज तक जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा ना, तो ये मान के चले कि वो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म टाइप से mg होता है ना,
नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। वो ठीक भी है अप्रोक्सीमेशन में, पर अब हमने थोड़ा एक नए टाइप का फोर्स पढ़ा ना कि भी वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, तो इसीलिए हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत है। जिस तरह से फोर्स आप डिफाइन करते हो दो पार्टिकल्स के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आप डिफाइन करते हो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। कोई बात नहीं जी, अभी कर लेते हैं। देखो टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। ये देखो टू पार्टिकल सिस्टम की बात करें, आउच, ये मास m1 है, ये m2 है। ये वाला मैंने ना फिक्स किया हुआ है, लेट्स से इट इज फिक्स्ड, ठीक है जी। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। m1 और m2 में अभी फिलहाल जो डिस्टेंस है ना वो बेटा r के बराबर है मोमेंटरली, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन थी दैट वाज ri, और जो फाइनल सेपरेशन होगी लेट्स से दैट इज rf। तो ये तो फाइनल सेपरेशन है rf और ये इनिशियल सेपरेशन थी ri। अब होगा पता क्या, जो ये m2 है ना, देखो इस पे, तो m2 पे तो लगेगी जी फोर्स ग्रेविटेशनल, इस मोमेंट पे लग रही होगी इस तरफ। क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल है तो आप ना एक साथ वर्क डन नहीं डिफाइन कर सकते। मतलब कर तो हम ये रहे हैं कि m2 को ना I से F वाली पोजीशन पे क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं, और मुझे वर्क डन निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स का। m1 को मैंने फिक्स किया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक ही तरफ हो रही है, तो वर्क डन वहीं लगेगा, वहीं पे आएगा वर्क डन फोर्स का। लेकिन यहाँ पे ना देखो बड़ी सीधी सी बात है कि जो हमारे पास यहाँ पे m2 है उस पर जो फोर्स लग रही है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी, तो वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स लूंगा। तो जैसे मान लो मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds ली, तो मैं यहाँ लिखूंगा, देखो जी, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो f ds cos 0 डिग्री, तो f ds ही हो जाएगा ना बेटा। f किसके बराबर है, g m1 m2 by r स्क्वायर, और ये हो जाएगा ds, यही हो गया ना, g m1 m2 by r स्क्वायर इंटू ds आ गया। बड़ी अच्छी बात है जी, दैट्स रियली गुड, वेरी गुड जी एक्चुअली। अच्छा अब एक चीज देखो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये तो आ गया dw, पर मैं इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन में एक बड़ा बेसिक सा रूल है ना जी, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पे ds भी और r भी है एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो r आ रहा है ना बेटा आपके पास, वो राइट साइड में आ रहा है, ds लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि इस ds की वजह से r घटेगा तो है ना, ds की वजह से r घटेगा, ये मेरा dr हो गया। तो मेन बात ये है कि यहाँ पे जो r घटेगा ना, देखो मेरा, सॉरी, है ना, वो उतना ही घटेगा जितना आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो r है लेंथ, वो उतनी ही कम हो जाएगी जितना पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि वो घट रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई r की और ds की। तो इसी वजह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो ds है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dr के, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो ds की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो इसका मतलब देखो जी क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वर्क डन हो जाएगा माइनस g m1 m2 बाय r स्क्वायर dr, यही हो गया जी एक्चुअली। बड़ी अच्छी बात है जी। और टोटल वर्क डन चाहिए, इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा माइनस जी m1 m2, ये बाहर आ गया, dr बाय आर स्क्वायर, r की वैल्यू r इनिशियल से r फाइनल तक चेंज होगी एक्चुअली। अब ये राइट साइड वाला अगर मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा तो बेटा मुझे वर्क डन मिल जाएगा, वर्क डन मिल गया तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिल जाएगा। अच्छा dr बाय आर स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले आर स्क्वायर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो r की पावर -2 आ जाएगा, फिर पावर वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। चलो जी करके देखते हैं उसमें क्या दिक्कत है। और वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा, देखो माइनस जी m1 m2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन r की पावर -2 dr, r इनिशियल से r फाइनल, और वर्क डन कितना हो गया, माइनस जी m1 m2
यहां मेरे पास हो गया r की पावर -2+1 अपॉन -2+1, r इनिशियल से r फाइनल, यही हो गया ना एक्चुअली। और वर्क डन हो गया -g m1m2 ना -1 है और r की पावर -1 होगी, तो ये -1/r आ गया, r इनिशियल से r फाइनल। और लिखते जाओ बस -g m1m2, ये हो गया -1/r फाइनल माइनस ऑफ -1/r इनिशियल, और वर्क डन आ गया -g m1m2, तो ये हो जाएगा 1/r इनिशियल -1/r फाइनल। ये आ गया जी मेरे पास रिलेशन। ठीक है, तो मेरे पास देखो जी ये वर्क डन का रिलेशन तो आ गया, पर मुझे किसका रिलेशन चाहिए जी? पोटेंशियल एनर्जी का। तो एक इस वर्क डन को वो पोटेंशियल एनर्जी वाली डेफिनेशन में डाल देंगे तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन मिल जाएगा। वो अगले पेज पे करते हैं एक्चुअली। आओ जी, एस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +g m1m2 1/r इनिशियल -1/r फाइनल। देखो मुझे वैसे मिल तो गया पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला, पर एक बात बताओ, क्या हमें पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला चाहिए होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है? एक्चुअली हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए होता है। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए तो मुझे फिर एक रेफरेंस लेना पड़ता है, और यहाँ पे एक बड़ा स्टैंडर्ड रेफरेंस हमारे पास होता है एक्चुअली। वी हैव अ स्टैंडर्ड रेफरेंस ओवर हियर, और वो क्या है? देखो हियर स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर जीरो पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर इनफाइनाइट सेपरेशन, है ना, इज फॉर इनफाइनाइट सेपरेशन। सो अगर मेरे पास इनिशियल सेपरेशन इंफिनिटी है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 0। और अगर मेरे पास फाइनल सेपरेशन R है तो मान लो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U हो गई। तो अगर मैं ये वाली कंडीशंस को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, देखो UF और UY और एक ये वाला एक्सप्रेशन, तो UF की जगह आ गया U -0, ये आ गया GM1M2 1/RI में 1/इंफिनिटी -1/RF में 1/R, तो U की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर हो गई? -GM1M2/R। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। देखो हम लोग जो पहले पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते थे ना, है ना, जैसे mgh, एक तो उसमें लिमिटेशन ये थी कि वो एक पार्टिकल और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी बताता था, दैट्स इट। ये वाला फॉर्मूला हमें कोई भी दो पार्टिकल्स हो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बताता है, जरूरी नहीं है कि एक पार्टिकल अर्थ हो। दूसरा, उस फॉर्मूले में ये था कि कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं होता था, एच आप कहीं से भी मेजर कर लो, इसके अंदर डेफिनेटली वी हैव अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। तीसरा, उस फॉर्मूले में ये अजम्पशन थी कि भैया ग्रेविटी को आपने क्या लेना है? यूनिफॉर्म। यहां पे कोई ऐसी अजम्पशन नहीं है। तो यानी अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला जो है वो बेसिकली एक्यूरेट फॉर्मूला है। इसीलिए आप देखोगे ना वहां पे mgh में हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस क्यों नहीं डिफाइन करते थे? क्योंकि वो फॉर्मूला ही अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है या करेक्ट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है। तो जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है उसके लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस डिफाइन करने का क्या फायदा? ये एक्चुअल फॉर्मूला है तो इसके लिए तो स्टैंडर्ड रेफरेंस डिफाइन है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है ½ kx², वो भी एक्चुअल फॉर्मूला है, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लोग डिफाइन करते हैं एक्चुअली। ठीक है जी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉर्मूला बेकार था mgh। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप कोई भी पार्टिकल लोगे जिसकी पोटेंशियल एनर्जी आप अर्थ पे लिखना चाहते हो, अर्थ के सरफेस के नजदीक है, तो बिल्कुल mgh लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है एक्चुअली। बट ये है कि यहाँ पे हमारा स्कोप थोड़ा बढ़ गया, है ना। आज से पहले जब भी हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ते थे तो ग्रेविटी मतलब अर्थ की ग्रेविटी, दैट्स इट।
अब हमारे लिए ग्रेविटी का थोड़ा स्कोप बढ़ गया कि हम कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर सकते हैं, इसीलिए फॉर्मूले भी उस तरह से डिफाइन किए गए हैं। अब देखो जी फॉर्मूला तो आ गया एक्चुअली। कई बार पता है क्या होता है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस को ना कई बुक्स में जैसे एज अ मतलब स्टेटमेंट ही दे देते हैं एक्चुअली, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में ही डाल देते हैं। जैसे कई लोग डिफाइन ऐसे करते हैं बुक्स में, मैं लिख देता हूँ देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन two particles is defined as work done in bringing them slowly from infinity to a given separation, है ना, टू अ गिवन सेपरेशन। मतलब एक्चुअली बात ही होती है कि जब इस तरह से डिफाइन करते हैं ना, तो उन्होंने एक किस्म से डेफिनेशन के अंदर ही हमारा क्या डाल दिया जी, एक्चुअली डेफिनेशन के अंदर ही हमारा रेफरेंस डाल दिया है कि इन्फिनिटी से लेके आना है। यहाँ पे भी तो हमने वही किया, इनिशियल सेपरेशन को क्या मान लिया, इन्फिनिटी। ठीक है जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग ना, क्योंकि एक क्वांटिटी डिफाइन की है, वैसे उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी पहले भी बहुत बार डिफाइन की है, इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। देखो रिगार्डिंग, हाँ जी बोलो, एक बार पिछली स्लाइड दिखा देते, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर इससे पीछे वाली भी कर दो एक बार। पीछे वाली भी करें, कोई नहीं कर देते हैं, लो जी। थैंक यू सर। इससे पीछे वाली तो नहीं चाहिए किसी को, वो भी देख लो भाई। ये देखो जहाँ से शुरू हुआ है टॉपिक, किसी का मिस हो गया कुछ, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। चलो जी अब आ जाओ जी। पहला पॉइंट देखो, इट इज अ स्केलर। तो सबसे पहली बात यह है कि एक स्केलर है। दूसरा, इट इज म्यूचुअल प्रॉपर्टी ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज म्यूचुअल प्रॉपर्टी ऑफ टू पार्टिकल्स, तो दो पार्टिकल्स की म्यूचुअल प्रॉपर्टी है। तीसरा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि m1 की पोटेंशियल एनर्जी, ये m1 m2 दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली। पोटेंशियल एनर्जी of two particles is independent of presence of other particles, है ना, independent of the presence of other particles। ठीक है, due to this it obey superposition प्रिंसिपल। मतलब वही है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं ओबे करती, पोटेंशियल एनर्जी भी करती है। पर एक बड़ा डिफरेंस है, देखो फोर्स में तो आपको वेक्टर सम करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, तो यहाँ पे कोई वेक्टर सम जैसा कंसेप्ट नहीं है ना, जस्ट यू नीड टू डू अ स्केलर सम ओवर हियर। अगला देखो जी, है ना जी, नेक्स्ट वन, और वो नेक्स्ट वन क्या है, फॉर n particles, ठीक है, n particles there will be n into n minus 1 by 2 pairs, है ना, for n particles there will be n into n minus 1 by 2 pairs। एक्चुअली मतलब ये हो जाता है ना कि जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हो जिसमें मान लो दो पार्टिकल्स हैं, तो वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी की एक ही टर्म आएगी क्योंकि एक ही पेयर बनेगा।
3 पार्टिकल्स हैं तो कितने पेयर बनेंगे? 3 pairs. 3 पेयर्स बनेंगे। 4 पार्टिकल्स हैं तो 4 pair. 4 pair. Two pair. 2 pairs. 2 pair. अच्छा 4 पार्टिकल हैं तो 2 पेयर बनेंगे। 3 पार्टिकल में सर 6 पेयर बनेंगे सर। 6 पेयर बनेंगे। Six. और देखो एक चीज तो क्लियर है ना कि ये फॉर्मूला बड़े काम का है। क्यों? क्योंकि हमें खुद से ना पता चले कि 4 पार्टिकल्स में कितने पेयर बनेंगे, पर कम से कम फॉर्मूला तो बताएगा ना। यहाँ पे n की वैल्यू 4 डाल के देखो, 4 × 3/2 12/2 यानी 6 आ गया एक्चुअली। इसीलिए तो लिखवाया है ये कि कई बार क्या होता है ना कि हम ना मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस किस का पेयर बनेगा। तो जब तक आप पेयर नहीं कंप्लीट लिखोगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी फिर आप कंप्लीट नहीं लिखोगे। तो यानी जहां पे 6 पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए थी टर्म्स, वहां पे अगर आप 4 लिख के बैठ गए या 3 लिख के बैठ गए तो आपका क्वेश्चन कैसे ठीक हो सकता है? क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के क्वेश्चन ये पहले भी किए हमने, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस या वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस। तो मतलब क्वेश्चंस हमारे फिक्स हैं कि वैसे ही रहेंगे, बस ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया। तो वो एक्सप्रेशन लिखने में मतलब उस एक्सप्रेशन को यूज कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस है। कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का नया नहीं है, वो पुराना है। फॉर्मूला जरूर बदल गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का। थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखेंगे, पता चल जाएगा एक्चुअली। आओ जी। हाँ जी सर किसी चीज का बाकियों से इंडिपेंडेंट होने को आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है। इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे नहीं कर पाएगा। ओके। मतलब इंडिपेंडेंट होना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं है, इंडिपेंडेंट होना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करने की कंडीशन है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि जैसे आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, तो अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो इनमें से किसी भी 2 पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी तीसरे पार्टिकल के इंडिपेंडेंटली लिखी जा सकती है। तो इस करके यहाँ पे 3 पेयर्स बनेंगे, तीनों पेयर की मैं इंडिपेंडेंटली पोटेंशियल एनर्जी लिख लूंगा। ये क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली लिख पा रहा हूं, इस वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी में वो जो 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स नहीं आएंगी उनका सम करके निकाल सकता हूं। तो ये जो टोटल एनर्जी वो इंडिपेंडेंट टर्म्स का सम है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है ना? तो इंडिपेंडेंसी जरूरी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे होने के लिए। ठीक है, चलो जी। पिछली वाली स्लाइड शो कर दो। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सिस्टम्स, है ना, फॉर द फॉलोइंग सिस्टम्स। एक्चुअली तो कई सिस्टम्स की मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस पे आपने 3 पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो ऐसे सिस्टम की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -3gm²/। ठीक है, देखो बनने तो 3 ही पेयर हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहला पेयर आपका कौन सा बनेगा? देखो यहाँ पे कोई भी बना लो, जैसे ये वाला पेयर बना लो। देखो अगर आप देखोगे इस वाले पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, देखो यहाँ पे ये आ रही है -g, प्रोडक्ट ऑफ मास हो गया m² बाय सेपरेशन।
फिर जब आप ये वाला पेयर ले लोगे, देखो ये वाला, तो जब ये वाला पेयर ले लोगे तो एक ये पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए भी तो सेम ही टर्म आएगी। और जो तीसरा बच गया देखो, तीसरे वाला ये वाला, उसके लिए भी सेम ही आएगी। उसके लिए भी सेम ही आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास वही है और सेपरेशन भी वही है। अगर अलग अलग होते तो मैं सबके लिए, तीनों के लिए अलग अलग लिख लेता, बट अब जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तीनों के लिए सेम ही आ रही है, तो मैं इसको डायरेक्टली -3gm² लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो जी सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। ये एक स्क्वायर है साइड ए का, और इसके चारों वर्टिसेस पे 4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, हर एक का मास m ही है। -4g हाँ जी, -4g m²। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि 4 पार्टिकल्स में 6 पेयर्स बनेंगे। ये आएगा एक्चुअली, है ना। हमारे यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा है ना। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला जो होता है ना, कि जो पहले बजर दबाएगा उसको जवाब देने का मौका मिलेगा। सही में नंबर है ना। पेयर बना के देखो, जैसे एक पेयर तो ये बनेगा, देखो आपका ये वाला पेयर, ये वाला पेयर बनेगा यहाँ पे। इस पेयर के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, देखो हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी विल कम, ऐसे 4 पेयर्स नहीं होंगे, यस सर। है ना। किसी को नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, मेरे को बताने में क्या दिक्कत है। देखो जो भी, देखो जैसे ये 4 पेयर्स होंगे, देखो आपके पास ये 4 तो है ही है। उसके अलावा ना 2 और पेयर है, जैसे कि तो ये वाला है, देखो ये वाला डायगोनल वाला, एक ये हो गया, इसी तरह से ये हो गया एक्चुअली। पर जो डायगोनल वाले पेयर्स हैं उनके लिए सेपरेशंस भी तो चाहिए होंगी, आपको नहीं चाहिए होंगी, चाहिए तो होंगी एक्चुअली। तो ये सेपरेशन कितनी होगी, देखो ये वाली √2 होगी ना, तो ये सेपरेशन आपकी √2 है एक्चुअली, ये वाली भी और ये वाली भी। तो इसका मतलब साफ है कि देखो ये वाली सेपरेशन भी √2 है और ये वाली भी √2 है। तो जब आप यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो आप लिखोगे ना gm²/√2a, और ऐसे 2 पेयर है, तो आप फिर इकट्ठा कर लो इनको। देखो इसमें से एक्चुअली -gm²/a तो कॉमन आ ही गया, तो 4 + √2 आ गया बेसिकली। ये आ गई मेरी फाइनली टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। ठीक है, एक और करते हैं क्वेश्चन, देखो सर प्रीवियस स्लाइड दिखा। कहा था भाई तुम अभी तक? होगी सर थोड़ी सेंड से। कोई नहीं, अभी दिखा देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। 1 मिनट रुक, अगला डायग्राम बना दो फिर दिखाता हूँ तेरे को आराम से। इतना बच्चे सॉल्व करेंगे तो इतना तो कॉपी कर ली पिछले वाली। एक क्यूब है बेसिकली साइड ए का ना, और इसके 8 वर्टेक्स हैं। तो 8 के 8 जो वर्टेक्स हैं ना, उन सभी पे हमने पार्टिकल्स रख दिए, देखो ऐसे
देख रहे हो, 8 वर्टेक्स पे पार्टिकल्स रख दिए हैं जी। 28 पेयर 8 पेयर्स पार्टिकल 8 हैं, पेयर्स तो जितने मर्जी बने। मैं पेयर्स तो पूछ ही नहीं रहा, वो तो आपके अपने काम के लिए है ना। मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है। ले भी देख ले पिछले वाली स्लाइड बेटा। माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए ब्रैकेट में 16 प्लस 2√2 नहीं, माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए 16 प्लस 4√2 नहीं, देखो पता क्या होता है, कहने को तो चलो यहाँ पे 28 पेयर्स बनेंगे, पर ऐसा नहीं है कि 28 के 28 पेयर्स एक दूसरे से मतलब बिल्कुल ही अलग है। मतलब यहाँ पे काफी सारे पेयर्स ऐसे होते हैं ना जिनकी पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के साथ सेम हो जाती है। जैसे अब ये वाला पेयर लो, ठीक है। मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ये देखना चाहिए सबसे पहले। देखो अगर मैं कोई भी दो पार्टिकल्स लूंगा, कोई भी दो, प्रोडक्ट ऑफ मास तो सभी जगह m स्क्वायर ही आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से पेयर्स बनेंगे जिनके लिए डिस्टेंसेस अलग अलग आएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने ये वाला पेयर लिया कि जिसमें दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कितना है, a है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे पेयर्स कितने होंगे जिनका सेपरेशन a के बराबर होएगा। एक्चुअली 24 24 12 होंगे। 20 24 जो मर्जी बनाया जो हाथ दोगी यार। एक जैसे ये है, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा, फिर ये वाले होंगे। तो मतलब जो भी ये साइड्स है ना, ये साइड्स वाले डायरेक्टली जो पेयर बनेंगे वो ही होंगे। और 12 साइड्स होती हैं इसमें, तो 12 होंगे एक्चुअली। उसके अलावा और कौन सा डिस्टेंस पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ जी। और कौन सा डिस्टेंस पॉसिबल है, उसमें क्या दिक्कत है। देखो ये वाला डिस्टेंस पॉसिबल है। देखो ये है फेस डायगोनल, और ये डिस्टेंस कितना होता है मैं बताऊं। फेस डायगोनल वाला कितना होता है, √2a होता है। अब एक फेस के अंदर दो डायगोनल्स आ जाते हैं, 6 फेसेस हैं, तो ऐसे पेयर्स भी कितने होंगे हमारे पास, 12 हो जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे पेयर भी 12 हो गए। फिर माइनस GM²। अब यहाँ पे एक और ऐसा पेयर बन सकता है जिसका डिस्टेंस अलग है, और वो ये वाला है। देखो ये वाला पेयर समझ रहे हो कौन सा है ये? मैं बता देता हूँ, ये बॉडी डायगोनल है। डायगोनली ऑपोजिट। जो बॉडी डायगोनल है ना, √3a। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4 होते हैं। √3a × 4 आप देख सकते हो काउंट करके, 12 12 24 और 4 28। तो किसके बराबर? हाँ जी सर √3a वाला नहीं पता चल, एक बार बता दो प्लीज। बॉडी डायगोनल की लेंथ तो √3a ही होती है बेटा। सर ये नहीं 4 कहाँ पे है? है जी, ये 4 कहाँ पे, एक बार दिखा दो डायग्राम में। 4 बॉडी डायगोनल नहीं पता हमारे को, एक तो ये दिखाया हुआ है। हाँ जी ठीक है, एक हमारे पास ये वाला और ये वाला हो गया। हो गया? हाँ जी। इन दोनों को मिला के एक हो जाएगा, फिर इन दोनों को मिला के एक हो जाएगा, फिर इन दोनों को मिला के एक हो जाएगा। ये वाले पार्टिकल को यहाँ से मिला दिया ना आपने, इस वाले को इससे मिलाओ, इस वाले को इससे मिलाओ, और इस वाले को इससे मिलाओ। ठीक है, चलो जी। सर प्लीज वेट वंस। सर इसका कोई शॉर्टकट फिर नहीं होगा ना? इससे ज्यादा शॉर्टकट चाहिए एक लाइन में जब आंसर आ जाए तो? इससे बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है? समझ का फेर है जी एक्चुअली, है ना। ये आपको समझना पड़ेगा इसमें कि कैसे किया हमने, वरना मेरे को तो बताओ ना कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जिसमें एक लाइन तरह आंसर आ जाएगा।
वो तो हम लोग समझेंगे तो हमारे को ये आसान लगता है एक्चुअली, है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं एक्चुअली ना, आ जाते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं ना, मुश्किल थोड़ी है ये, है तो आसान ही, बट ये है कि सिमेट्री जो है ना उसको ध्यान से देखने वाली बात है। चलो जी खैर, क्वेश्चन नंबर 2, a particle of mass small m is raised to height h from the surface of earth, from the surface of earth. Find change in its gravitational potential energy. अच्छा हाँ, थोड़ा सा इसको ना सिंप्लीफाई कर सकते थे बेटा, वैसे तो ठीक है, चलो आपका आंसर। हम लोग ना बीच बीच में भूल जाते हैं कि हमारी क्लास चल रही है, और है ना, घर पे बैठ के क्लास लगाने का यही डिसएडवांटेज है। चलो जी, क्वेश्चन देखो जी किस तरह का है। ये देखो जी, ये आ रहा है जी, ठीक है। हमने एक्चुअली एक किस्म से देखो ये किया हमने यहाँ पे कि जो हमारा पार्टिकल है ना बेटा, देखो यहाँ पे जैसे सरफेस पे रखा हुआ था मास m का, और उसे उठा के ना यहाँ ले गए एक्चुअली, मतलब ये किस्म से इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है पार्टिकल की। तो मैंने चेंज ही पूछा एक्चुअली, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, तो वो आराम से निकाला जा सकता है। देखो देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, और फाइनल कितनी होगी मैं आपको बताऊं, जी mm, अर्थ का मास मान लो m है ना, फाइनली सेपरेशन सेंटर से कितनी होगी r प्लस एच, और इनिशियली सेंटर से डिस्टेंस कितना था पार्टिकल का r। तो यहां से ना अगर आप देखेंगे gmm बाहर ले लो, 1/r पॉजिटिव है और 1/r प्लस एच नेगेटिव है, ये एलसीएम लो आप पहले यहाँ पे, gmm ये ऊपर हो गया r प्लस एच माइनस r, और नीचे हो गया r इंटू आर प्लस एच, यही होगा ना एक्चुअली, बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली, दैट्स रियली गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, मैं आपको बताऊं, देखो gmm h आ गया ऊपर, तो r और r कटिए ना, देखो नीचे से ना बेटा r कॉमन ले लो ताकि ये r स्क्वायर आ जाए और साथ में आ जाए 1 प्लस एच बाय आर। अब जो ये वाली टर्म है तुम्हारी, देखो ये वाली देख रहे हो, gm बाय आर स्क्वायर, ये स्मॉल g के बराबर नहीं हो गया एक्चुअली, हाँ भाई, Yes, sir. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh बाय 1 प्लस एच बाय आर। अब ना मैं बताऊं, ये क्वेश्चन या ये रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। नॉर्मली होता ये था कि जब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि सरफेस से h हाइट तक लेके जाएंगे पार्टिकल को, तो हम कहते थे ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ जाएगी। वहां पे हम लोग एक अजम्पशन लेते थे, और वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म ग्रेविटी में ठीक है जी mgh आ जाएगा, लेकिन अगर ग्रेविटी को आप उसके रियल नेचर में लो
तो फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट आता है, और वो कितना आता है, mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय r। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पे, और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मान लो कि मैं ये कह देता हूँ कि भैया h जो है वो r से काफी छोटा है, यानी आप बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं गए, तो 1 प्लस h बाय r नियरली 1 ही लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा तुमने तो तुम्हारा फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, सिंपली mgh नहीं आ गया? हाँ भाई, आ ही गया ना। तो मतलब इसका मतलब वही हो गया कि अगर आप किसी पार्टिकल को ना अर्थ के सरफेस से 200 मीटर की हाइट तक, 500 मीटर की हाइट तक, 1 किलोमीटर की हाइट तक भी ले जाओ, तब भी आप mgh वाला फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज पता चल गई कि mgh वाला फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, और ये अप्रोक्सीमेशन कब तक चलेगी, जब तक h की वैल्यू r से काफी कम होगी। स्मॉल होगी। ठीक है जी, समझ में आ गया? यस सर। एक और सवाल करो। ठीक है जी, अगला सवाल करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है, अ पार्टिकल of mass m is thrown upwards with speed v from the surface of earth, है ना, from the surface of earth, find maximum height attained by it, maximum height attained by it। v square by 2g ब्रैकेट में 1 plus h by r। v square by 2g 1 plus h by r। what is h? बेटा एलिमिनेट करो ना, देखो एक बेसिक सा रूल है, छोटी क्लास में भी सीखते हैं, है ना, जिस क्वांटिटी को निकालना है वो कर लो, शायद आपका काफी हद तक ठीक ही होगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए देखो जी, आर एम पार्टिकल को आपने यहां से थ्रो किया विद वेलोसिटी v, मास m था। देखो मैक्सिमम हाइट तो तभी आएगी ना जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। नॉर्मली यहाँ पे ना आप जैसे हम पहले कभी करते थे जिसमें हम ग्रेविटी यूनिफॉर्म मान लेते थे, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप थर्ड इक्वेशन से कर लो, v स्क्वायर माइनस u इक्वल टू 2s। बट अब हमें पता है कि ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वेशन नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ना ज्यादातर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही करते हो। देखो फ्रॉम, क्योंकि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स ही लग रही है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व की जा सकती है। जैसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो फाइनली 0 है, पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होगी हाफ एम वी स्क्वायर,
और पोटेंशियल एनर्जी होगी GMM/R। देखो जी m काट सकते हो आप इसके अंदर से, और तो कुछ कटेगा नहीं। 2R से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2R से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2GMR/R प्लस H, और यहाँ आ जाएगा V²R माइनस 2GM। ये वाली पूरी टर्म को इस वाली टर्म के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि H एक तरफ आ जाए, तो ये आ जाएगा -2GMR डिवाइडेड बाय V²R माइनस 2GM, ये ना R प्लस H आ गया। अब बस इतना काम करो कि H की वैल्यू लिख लो, यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी -2GMR बाय V²R माइनस 2GM माइनस R। इसको बस सिंप्लीफाई करना रह गया एक्चुअली मेरा, बाकी तो सारा काम हो गया। देखो जी यहाँ पे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना रह गया, यही कर लेते हैं देखो साइड में। और देखो जी H आ गया -2GMR माइनस V²R², फिर प्लस 2GMR, और डिनोमिनेटर में हो गया V²R माइनस 2GM। देखो जी ऊपर तो ये कट गया, ये माइनस साइन ना नीचे एडजस्ट कर लो, तो नीचे आप उल्टा करके लिख लो ना, तो ऊपर तो आ जाएगा देखो V²R², और नीचे हो गया 2GM माइनस V²R। अब एक चीज बताओ, स्मॉल g की वैल्यू GM/R² होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो GM को GR² लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो देखो। तो H की वैल्यू कितनी होगी देखो, V²R², नीचे हो गया 2GR² माइनस V²R। तो इसमें देखो एक बड़ी सीधी सी बात है एक्चुअली, कि यहाँ पे एक तो R चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो मेरा एक्सप्रेशन आ गया देखो यहाँ पे कि H की वैल्यू किसके बराबर आ गई देखो, V²R, ये हो गया 2GR माइनस V²। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में V² कॉमन ले लो तो ये 2GR बाय V² आ जाएगा और ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा R अपॉन 2GR बाय V² माइनस 1। कोई सा भी आप याद रख लो। अच्छा ये भी ना फॉर्मूला ही है एक्चुअली, हालांकि मैंने क्वेश्चन में करवाया है, तो वैसे क्वेश्चन ही, बट मतलब ये है कि इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसमें V की वैल्यू डायरेक्टली दे देते हैं, तो आप वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो H की। अच्छा ये फॉर्मूला ना दो तरह से काम कर सकता है। देखो, एक आपने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया, ऊपर की तरफ तो कितनी हाइट तक जाएगा, कई बार उल्टा भी होता है, पार्टिकल को H हाइट से ड्रॉप किया तो जब वो अर्थ के सरफेस को हिट करेगा तब स्पीड कितनी होगी। अच्छा इसमें भी ना आप देखो कि V² वाला V²/2G वाला फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। कैसे? अगर मान लो V² की वैल्यू काफी छोटी हो 2GR से, देन हाँ भाई सोच के देखो, 1 के इक्वल लिख सकते हैं। सुन तो लो, 2GR माइनस V² को 2GR लिख लेंगे, खाली लिख लेंगे। हाँ भाई Yes, फिर sir. RR कट जाएगा, Yes, तो sir. की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली V²/2G नहीं आ जाएगी? नहीं, एक्चुअली मेन बात ये है कि Yes, अगर sir. V² 2GR से बहुत कम है ना, तो पार्टिकल इतनी ज्यादा हाइट ही गेन नहीं करेगा कि आप ग्रेविटी को वेरिएबल मानो। वहां पे आप ग्रेविटी को नियरली क्या मान सकते हो, कांस्टेंट। अच्छा ये वाला फॉर्मूला याद भी रखना आप लोगों ने एक्चुअली, है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर नहीं याद रखेंगे तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करके जो मैंने सॉल्व किया है, फिर आपको ये क्वेश्चन में करना पड़ेगा। दिक्कत तो कोई नहीं है, कर सकते हैं, टाइम बच जाता है थोड़ा सा, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रख लेने से उसमें कोई नुकसान तो है नहीं एक्चुअली। चलो जी क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन ही इस बेस्ड है एक्चुअली। अ पार्टिकल is thrown upwards from surface of earth with speed v। ठीक है जी, find maximum height attained if v is, है ना, पहली ऑप्शन है √GR और दूसरी ऑप्शन है √2GR। सर फर्स्ट ऑप्शन में H इज इक्वल टू R। अच्छा
ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही है। ये फॉर्मूला लगाना है, पीछे लिखे देखो, मेरे को याद हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में आपने वी स्क्वायर की जगह जी आर डाल देना एक्चुअली, है ना जी, यही करना है आपने। तो जी आर कट गए, तो ये 2 - 1 तो आर ही रह गया एक्चुअली। सेकंड में h डिवाइड बाय 2gr बाय वी स्क्वायर भी 2gr ही है, -1, तो r अपॉन 1 - 1, r अपॉन 0, तो किसके बराबर हो गया एक्चुअली, इन्फिनिटी के। यानी फर्स्ट केस में वो r मतलब 6400 किलोमीटर की हाइट तक जाएगा, और दूसरे केस में कहां तक पहुंच जाएगा जी, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा जी। पार्टिकल कमाल है हमारा। अगला सवाल करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। Two particles with masses m and 2m are released from large distance. They move towards each other due to mutual gravitational force. Find speed of lighter mass when separation between them becomes d. चलो सॉल्व कर लो। जी √6 GM² by r।
आर मतलब डी है आपका मतलब है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या इनकी स्पीड सेम होगी दोनों की, डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। फोर्स तो सेम लगेगी दोनों पे एफ एफ, मासेस अलग अलग है ना, तो फिर स्पीड डिफरेंट आ जाएगी एक्चुअली। तो पहले तो आपको इनके स्पीड का रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो रिलेशन आप निकाल सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकाल सकते हो, है ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम के। देखो फाइनली एम वाले का mv1 हो गया, 2m वाले का 2mv2 अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो यहां से ना v2 मिल गया v1/2। तो ये रिलेशन मिल गया दोनों की स्पीड में। अब आ जाएगा फ्रॉम, एक तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बेटा, तो आप ये लिखोगे ना, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक और इनिशियल पोटेंशियल। देखो फाइनली काइनेटिक में दो टर्म्स हैं, m वाले मास की काइनेटिक एनर्जी और 2m वाले मास की काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इनकी gm 2m डिवाइड बाय d। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और सेपरेशन क्योंकि इनफाइनाइट है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियली क्या हो गई? 0। देखो जी m से m कट गया, देखो यहाँ से ये भी कट गया जी मेरे पास, ठीक है ना। दिस ऑल्सो यहाँ पे जो है कट गया जी हमारा। अब देखो जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, v1/2 प्लस v2 की जगह v1 डाल दो, तो ये हो जाएगा v1/4 और ये किसके बराबर हो गया? उधर जाके 2gm/d। अगले पेज पे कर देता हूँ, ये v1/2 प्लस v1/4 हो गया 3v1/4 और 3v1/4 इज 2gm/d। तो v1² कितना हो गया बेटा? देखो 8gm/d और सॉरी 3d है ना, और v1 किसके बराबर हो गया? 8gm/3d का रूट। वैसे तो मेरा आंसर यही है, अगर इन्होंने मुझसे v2 भी पूछा होता कोई बड़ी बात नहीं है, v2 v1/2 है तो वो 2gm/3d का रूट आ जाएगा एक्चुअली, है ना। तो मतलब वो भी निकाल सकते थे, दैट इज नॉट अ इशू एक्चुअली। समझ आई बात बेटा जी, है ना। तो जैसे आप देखोगे इस क्वेश्चन में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगाया एक्चुअली। तो नॉर्मली वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी पे इसी तरह के क्वेश्चंस आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ना देखो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक होएगा ऑब्जेक्टिव में से, आरपीएस में से, वो कर लेना आप एक्चुअली, ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में वैसे हो ही है, कोई एक आधा क्वेश्चन रहता है तो कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। बाकी अगर कुछ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो एस्केप वेलोसिटी शुरू करेंगे, वो भी इसी के अंदर ही आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पे, ठीक है जी। हाँ जी सर आपकी फर्स्ट स्लाइड दिखा दो।